नमस्कार 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया, जिसके बाद देश की कोयला राजधानी कहे जाने वाले धनबाद में भी बजट का मिला जुला प्रतिक्रिया देखने को मिला। किसी ने इस आम बजट को नकारते हुए कहा कि ये पूंजीपतियों की बजट है, तो किसी ने इस बजट को अच्छा बताया। वहीं जिंटा के महासचिव राजीव शर्मा ने 99 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वर्ष 2021 का बजट देश हित में है, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद इस बजट से थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं दिखा, जिसके कारण महिलाओं ने बजट पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह बजट सिर्फ आईवाश है। मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज आम बजट पेश किया गया। इस आम बजट को लेकर क्या कुछ कहना है कोयलांचल वासियों का, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जीटा के महासचिव राजीव शर्मा के पास। आइए सीधे हम उन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं आम बजट को लेकर। सर, इस बार के आम बजट में लोगों को काफी उम्मीदें थी, क्या कहना है इस आम बजट को लेकर? ये हम लोग तो बहुत उम्मीद नहीं पाले हुए थे, क्योंकि बीच में 2-3 बार मिनी बजट आ चुके थे। तो पिछले 1 वर्षों के पेंडेमिक में जो कोरोना काल है, उसमें जो दबाव था अर्थव्यवस्था के ऊपर में, उसको देखते हुए यह मिला जुला बजट जो है उसको अच्छा बजट हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात बिगड़े आर्थिक मोर्चे पे, बहुत सारी नीतियां जो लागू नहीं हो पाई, उद्योग धंधे बंद हो गए, लोगों का रोजगार छिन गया, बड़ी संख्या में रोजगार जो है लोगों का हाथ से चला गया और आज बेरोजगारी अपने चरम पे है। उस स्थिति में जो बीच में जो बजट आए थे छोटे छोटे, उनसे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला है। और अभी आज के बजट में एक अच्छी चीज़ है कि जैसे कृषि के क्षेत्र में सरकार ने कुछ अच्छे प्रयोग किए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ अच्छे एक्सपेंडिचर बढ़ाए हैं उसमें। तो हमें लगता है कि मिला जुला बजट है और बहुत ज़्यादा हम लोग अपेक्षा इसलिए नहीं पाल रहे थे कि 21-22 में जब अगला बार बजट, जब अगली मार्च में, जब 21 के मार्च में, जब फरवरी में जब बजट आएगा, उस समय और सुधार के उपाय होंगे। जो सुधार के उपाय पिछले कुछ वर्षों में सरकार कर रही थी कि हम लोग आर्थिक मोर्चे पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, टैक्सेशन में कमी के जो उपाय करेंगे, उन उपायों में अभी इस बार ब्रेक लग गया है। देखिए, ये चुनाव के समय कुछ घोषणाएं उन क्षेत्रों के लिए जरूर होती हैं जो मौखिक तौर पे बाहर आती हैं, लेकिन मोटा मोटी प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न कुछ है इसमें। लेकिन वही है, जैसे हेल्थ के सेक्टर में जो बजट बढ़ा है वो प्रोपोर्शनेट तरीके से हर राज्य को जाएगा। जैसे कृषि के क्षेत्र में जो बजट बढ़ा है वो प्रोपोर्शनेट तरीके से हर राज्य को मिलेगा। तो चुनाव के समय में होता भी है, और ये आज से परिपाटी नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से बजट रखे जा रहे हैं, जिस दल की भी सरकार है, वो जिस राज्य में चुनाव होता है उसके बारे में विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महंगाई जो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है हर पार्टी के लिए, कि और लोगों को ये उम्मीद भी लगाए हुए थे कि क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी लोग बेरोजगार हो चुके थे और महंगाई जो है वो चरम पर है, महंगाई पे कुछ सरकार राहत पहुंचाएगी, ये लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। महंगाई तो बहुत सारे कारकों से होती है। आज किसान आंदोलन है, वो भी एक महंगाई का कारण बन रहा है, क्योंकि दिल्ली से जो गुड्स चलते हैं, किसी भी राज्य को दिल्ली जाने वाले गुड्स और दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों को जाने वाले सारे माल के आवागमन पे कहीं न कहीं रुकावट पड़ चुकी है। हर जो डिस्पैच हो रहा है, जो गुड्स निकल रहा है, वो डिले हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो रही है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। और एक तरफ जहां हम लोग बात करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को अच्छे मूल्य मिलने चाहिए, तो हम लोग को इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि कुछ सामान हम लोग को महंगे भी मिलेंगे। अगर किसानों को फायदा हो और किसानों के तक फायदा पहुंचे, तो किसानों को उचित मूल्य तो मिलना ही चाहिए। पेट्रोल डीजल पे सरकार को जरूर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इसमें जो सेस बढ़ाया गया है, मुझे लगता है कि इसमें एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए सरकार को, क्योंकि एक बड़ा साधन है जो देश में महंगाई में एक बड़ा कारक पैदा कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा रहा है। पेट्रोल, डीजल, टायर और ये सब जो गाड़ी के पार्ट्स हैं, इनके मूल्यों में कमी की जानी चाहिए। इनके कर की दर को भी कम करना चाहिए ताकि इकोनॉमी को बूस्टअप मिल सके। हम लोग अपनी तरफ से ये मांग करेंगे और आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार इस सेक्टर्स पे ध्यान दे, विशेषकर रियल इस्टेट पे भी ध्यान दे, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर्स पे जब भी बाजार में काम हुआ है, तेजी आई है, उसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी को मिला है। रियल इस्टेट सेक्टर से सारे सेक्टर जुड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को हम लोगों को याद दिलाना होगा, या सरकार के जहन में ये बात होगी, फिर भी हम लोग सरकार के पास ये दबाव बनाएंगे
कि रियल इस्टेट सेक्टर्स पे और ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, जिसमें पेट्रोल डीजल भी एक तरह का एक पार्ट है, उन पे करों को कम करे और करों का फायदा दे लोगों को। अभी हो क्या रहा है कि नेगेटिव लिस्ट बढ़ती जा रही है, जीएसटी की इनपुट नेगेटिव लिस्ट बढ़ती जा रही है और इनपुट क्रेडिट का लाभ जो है वो कम प्रोडक्ट पे मिल पा रहा है। तो जब जीएसटी आया था तो सरकार ने ये बात कही थी कि हम सारे जो उत्पाद आप अपने प्रोडक्शन में लेते हैं या अपने व्यापार में यूज़ करते हैं, उनका सबका इनपुट आपको हम देंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि नई जो चीज़ आ गई है, नेगेटिव लिस्ट, साथ ही साथ हाँ नहीं कई सब हटा दिए गए। जैसे अगर आप फैक्ट्री के लिए बना रहे हैं बिल्डिंग, तो उसमें सीमेंट का इनपुट नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं देती हैं। लेकिन साथ साथ अभी जो 86B के जो प्रावधान है, जिसमें 50 लाख से ऊपर जिनका मासिक टर्नओवर है, जिसपे सरकार 1% कंपल्सरी टैक्स की बात करती है, हम लोग का कहना है कि टैक्स का रेट परसेंटेज 1 या 2 भी हो सकता है, लेकिन वो इनपुट के वैल्यू पे ये होना चाहिए। अगर किसी के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा है और सरकार कहे कि हम 99% ही यूज़ करने देंगे, तो उस पर सरकार को इस बात पे पुनः मंथन करना चाहिए। इससे इकोनॉमी के पास कैश फ्लो की कमी हो जाएगी। जो इंडस्ट्रीज आज कैश फ्लो में, उद्योग व्यापार के पास नगद की कमी हो जाएगी और नगद की जब कमी होगी तो पूरी तरह से फिर बेरोजगारी बढ़ेगी और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर वो सरकार के पास संकट खड़ा होगा और सरकार को फिर कोई नया पैकेज लाना पड़ेगा। तो सरकार को इन चीज़ों पे विचार करना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो मायने हैं वो पूरी तरह से लागू हो। ट्रस्टी भी है जलान अस्पताल के, तो जिस तरह से सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, उसके बजट को बढ़ाया गया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस साल तो वैक्सीनेशन होना है तो बजट तो बढ़ना स्वाभाविक था, लेकिन 1-2 अच्छे कदम सरकार ने और लिए हैं कि हेल्थ सेक्टर में सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी और पीपीपी मोड को बढ़ावा देगी। आप जिस अस्पताल में बैठे हैं यहाँ पर, ये भी एक तरह का पब्लिक एक ट्रस्ट और एक कंपनी के बीच का टाइप है और धनबाद को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे रहा है। तो सरकार को भी इसी तरह के प्रयोग करने की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग प्राइवेट पार्टीज करें और सरकार उसमें एक बेहतर भूमिका में रहे और गरीब का इलाज वहाँ पे किफ़ायती तरीके से हो सके और जो व्यक्ति पैसा दे के इलाज कराना चाहे उसका पैसा दे के बेहतर तरीके से इलाज हो पाए। ऐसी व्यवस्था सरकार को लाने की जरूरत है और मुझे लगता है कि इस बार के बजट में जो बढ़ोतरी हुई है स्वास्थ्य के सेक्टर में, उसका लाभ आने वाले वर्षों में भी कई वर्षों तक इनको लगातार बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा। राजीव शर्मा जी, इस बजट को कितना अंक देंगे 100 में से? हम लोग इसको पास मार्क्स देंगे, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की पेंडेमिक की से हम लोग निकले हैं, 1 वर्षों तक हम लोग को याद नहीं आता। मैंने अपनी दादी जो 97 साल की है, उनसे पूछे कि अभी ऐसा कोई समय आया जब 2 महीने तक हम लोग घर में बैठे थे, 3 महीने तक घर में बैठे थे, तो उन्होंने भी इनकार किया। तो जब ऐसे बुरे हालात थे, उस हालात में अगर ये बजट आया है तो हम लोग इसको पास मार्क्स देंगे और हम लोग अगर डिवीजन की भी देने की बात आएगी तो इनको फर्स्ट सेकंड डिवीजन देना ही पड़ेगा। जी, तो बजट से आप खुश हैं? जी जी, मिला जुला बजट है और ऐसे हालात में इससे बेहतर नहीं हो सकता था। तो ये थे राजीव शर्मा, जिनका कहना है कि बजट जो है वो आम लोगों का बजट है, मिला जुला बजट है और इस बजट से देश आगे बढ़ेगा। दिशानी जी, जिस तरह से आम बजट जो पेश किया गया है, ये कहा जा रहा था कि ये आम जनता का बजट है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। पूंजीपतियों का बजट ये बनकर रह गया है, चुनावी बजट बनकर रह गया, लोगों का ये कहना। आपका क्या कहना? दिन प्रतिदिन तो बजट बढ़ते जा रहा है। जो हम लोग उम्मीद रखे थे कि बजट कम होगा, लेकिन जैसे हर एक चीज़ों का बजट बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल जो कि 50 था, अभी 100 में बढ़ गया। हर चीज़ों का बजट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो घर का बजट पे भी इससे फर्क पड़ता है? बेशक वो तो पड़ ही रहा है। हम लोग डेली जो राशन पानी का सामान लेने जाते हैं या सब्ज़ी बाज़ार कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ते जा रहा है। इसके लिए क्या लग रहा था कि बजट पे क्या कुछ आप लोग चाहते थे कि किस तरह का बजट होना चाहिए? थोड़ा सा तो बजट कम होना चाहिए था, लेकिन अभी तो मतलब जो उम्मीद हम लोग लगा के रखे थे वो तो उम्मीद हुआ नहीं पूरा। तो इसीलिए फिर तो बहुत भारी पड़ रहा है। स्पेशली जो भी हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखा गया है, इसको लेकर आप क्या कहना है? स्वास्थ्य पर ध्यान रखा गया तो ये तो सही है, क्योंकि जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, पिछले साल जो भी प्रॉब्लम हुआ कोविड को लेके, तब तो ये तो हम इसमें सहमत है कि अगर स्वास्थ्य को लेके मतलब ज़्यादा ध्यान है तो फिर तो सही है। जो बजट है वो तो आम के लिए है नहीं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा महंगाई है। इसको थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा सा बजट। आम हम लोग जैसे जो भी मिडिल क्लास है और भी जितने लोग हैं, उनको तो बहुत तकलीफ़ हो रही है।
क्योंकि गरीबों को, जो भी गरीब उन्हें तो सरकार बहुत सारी मतलब जो भी है उनके लिए तो बहुत सारी क्या कहते हैं उसे, मतलब बहुत कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें मिलता है, लेकिन एक मात्र जो हम जैसे मिडिल क्लास है उनका तो बहुत तकलीफ है। पूरा जो लॉकडाउन भर हम खुद कलाकार है तो हम लोगों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हुआ कि हम लोगों के तो पूरा जो लॉकडाउन वाला फेज था एकदम बंद था, हम लोग का कोई इवेंट्स वगैरह तो नहीं हो रहा था, कुछ कुछ शुरू हुआ है, वो तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है। ख़ास तौर पे इतना जो महंगाई बढ़ गया है तो थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, ये धनबाद की महिलाओं का कहना है कि अगर बजट सरकार आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाती तो शायद आज बेहतर होता, क्योंकि अगर हम बात करें आम बजट की तो आम बजट पर लोग काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये बजट सिर्फ चुनावी बजट है और ये सिर्फ वाईवास करने के लिए ये बजट पेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर लोगों में नाराज़गी भी दिखी जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और महंगाई पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए था। और इस आम बजट से लोगों को ये उम्मीद भी था कि शायद महंगाई पर सरकार कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसे लेकर धनबाद के लोग, धनबाद के गृहिणी, धनबाद की महिलाएं काफ़ी नाराज़ दिख रही है। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो आम जनों के हित में नहीं है, पूंजीपतियों के हित में है और एक आईवास करने का एक प्रयास किया गया है इस बजट के माध्यम से। वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा आज आम बजट पेश किया गया। इस आम बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को भी ध्यान में रखा गया है। 74% एफडीआई की बात जो है उसमें कही गई है। तो क्या कुछ कहना है इस आम बजट को लेकर इंश्योरेंस कंपनी के लोगों का, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं धनबाद के बड़टाण स्थित जीवन बीमा कार्यालय के समक्ष, जहां हमारे साथ बीमा कंपनी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर हेमंत मिश्रा जी हैं। आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और बात जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है इस आम बजट को लेकर। जी, सबसे पहले ये बताइए मिश्रा जी कि आम बजट को लेकर क्या कुछ कहना है। ये आम बजट निराशाजनक है, गरीबों के खिलाफ है और असमानता बढ़ाने वाली है बजट में। इसका बीमा कर्मचारी संघ हम लोग विरोध करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने का मतलब है देश की बचत को विदेशों के हाथों बेचना, और ये आत्मनिर्भर भारत के नाम पर विदेश के हाथ में देश के बीमा क्षेत्र को देना यह खतरनाक है, जो भारत के आम आदमी के खिलाफ जाएगा। इस देश में जो गरीबी है, जो छोटा छोटा प्रीमियम से पैसे की बचत होती है, उस प्रॉफिट को, उस सेविंग को विदेशी लेके जाएंगे, इसका हम विरोध करते हैं। एफडीआई इन इंश्योरेंस जो 49 से 74% करने की बात है बजट में, उसका हम विरोध करते हैं और वित्त मंत्री से मांग करते हैं कि इस प्रावधान को वापस लिया जाए। अच्छा, क्यों आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर एफडीआई आता है, लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगा, लोगों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, विदेशी कंपनी आएंगे तो लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा, तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? एफडीआई सिर्फ बीमा क्षेत्र में क्यों आएगा? एफडीआई आना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, यहाँ फैक्ट्री लगाए, विदेशी कंपनी आके यहाँ पे सड़क बनाए, अस्पताल बनाए, वो तो नहीं करेंगे। जो इस देश का बचत है उसको ले जाने के लिए एफडीआई लाने की बात है। ये हम लोग विरोध करते हैं कि मूलभूत जो वित्तीय संस्थान है, इसका बैंकिंग सेक्टर है और इंश्योरेंस सेक्टर है। तो बजट में जो प्रावधान है कि जीआईसी का कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे जनरल इंश्योरेंस में, 2 बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देश का पब्लिक सेक्टर को बेच के किस तरह का विकास होगा ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। और इंश्योरेंस बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और 1956 में जब बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो प्राइवेट कंपनियों के और विदेशी बीमा कंपनियों के बेईमानी को रोकने के लिए किया गया था। पुनः उसी चक्र में देश को डाला जा रहा है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ा के और एलआईसी का आईपीओ ला के। एलआईसी जो भारत की नंबर 1 वित्तीय संस्थान है, भारत सरकार को हमेशा पैसे देते आई है। पिछले 2-3 वर्ष में भारतमाला प्रोजेक्ट में एलआईसी ने 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया है भारत सरकार को, और रेलवे को 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया है। भारत का शेयर बाजार जब नीचे गिरता है, जब बियर मोड में आता है, तो एलआईसी उसको बचाने के लिए खड़ा होता है। तो एलआईसी वित्तीय सेवियर है देश का, उसमें आईपीओ लाना ये खिलाफ करते हैं हम लोग, जिसका कि सीतारमण जी मैडम ने बोला है कि हम अगले वित्तीय वर्ष 21-22 में लाएंगे आईपीओ एलआईसी का। इसका बीमा कर्मचारी संघ, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन पूरा विरोध करता है।
बजट से पहले क्या कुछ आप लोगों ने उम्मीद लगाया था? के पहले हमने वित्त मंत्री महोदया को चिट्ठी लिखा था ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन ने कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी को घटाया जाए और एलआईसी इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आम आदमी को, मध्य वर्ग को टैक्स में छूट के लिए अलग से प्रावधान किया जाए, स्पेशल डिडक्शन को कम कर के अलग से इंश्योरेंस प्रीमियम पे अलग से टैक्स छूट दिया जाए। लेकिन उसका कोई ये नहीं है और मध्य वर्ग के लिए कुछ भी बजट में टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं है मध्य वर्गीय लोगों को। मिला जुला के ये बजट जो है वह इस देश में असमानता को बढ़ाएगा। कॉरपोरेट इंडिया के लिए बजट है, बालकोनी इंडिया के लिए बजट है, खेत का इंडिया के लिए, मजदूर के लिए, जो देश का चालक है किसान, और मध्य वर्ग जो इस देश का सेवा क्षेत्र को चला रहा है उसके लिए कोई बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया। इसका हम विरोध करते हैं। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद।